जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। और ये हमारा अगला लेक्चर है मौलिक अधिकार के बारे में। और इस पार्ट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जो क्लिष्ट शब्दावलियां हैं उनका एक्सप्लेनेशन करें और एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करें। ठीक है, तो इसमें हम आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे समझा पाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी अगली क्लास के बारे में। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान रखना, इस मौलिक अधिकार से जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन देगा। इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आता है। मैं यहां पर डिटेल में एक एक शब्द आपको इसलिए करा रहा हूं तो कि आप अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके भी आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल यदि 20 की बात करें, हम 19 तो हो गया था हमारा, 19 हमारा हो गया था। अब आर्टिकल हम 20 की बात करेंगे। आर्टिकल 20 की बात करेंगे हम। 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। इस शब्दावली का मतलब क्या है? यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है और अपराध होने के बाद उस व्यक्ति का संरक्षण होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि अपराध करने के बाद क्या हो कि व्यक्ति पर अनुचित कार्रवाई हो, अनुचित तरीके से रखा जाए। तो इन सब के बारे में बात कही गई है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाने पर संरक्षण। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने का अपराध सिद्ध हो गया है तो उसे कौन कौन सा उसे संरक्षण मिलेगा। आप देखते होंगे जैसे कि जेल में अपराधियों को इस तरीके से रखा जाता है कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, उनको उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उचित चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाती है। कभी कभार ऐसा होता है तो वहाँ जो हमारा मानवाधिकार आयोग है वो डायरेक्ट एक्शन लेता है और उन व्यक्तियों के अधिकारों की मांग करता है और उनके जो अधिकार हैं, आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उनके माध्यम से उनका बचाव करता है। ठीक है, अब हम तीन व्यवस्था कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें शब्दावली पर थोड़ा ध्यान देना। आपसे क्वेश्चन सिंपल यही पूछा जाएगा कि आर्टिकल 20 का संबंध किससे है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अधिकार से है। ठीक है, अब तीन सिचुएशन कौन कौन सी हैं? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यदि आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, अपराध करने के बाद तो क्या होगा? अपराध करने के बाद यदि उस समय तक, जैसे सपोज करो आपने 2021 में कोई अपराध किया, 2021 दिसंबर में, ठीक है, 2021 दिसंबर में आपने कोई अपराध किया, उस अपराध का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, थोड़ा गौर करना। आपने दिसंबर 2021 में कोई अपराध किया और उस समय तक उस अपराध के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, तो आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि संविधान में आपके लिए प्रावधान है ही नहीं। अब उसके बाद क्या होगा? इस शब्द का मतलब क्या है? और ऐसा नहीं होगा कि अब क्या हो कि प्रावधान नहीं था, अब सरकार क्या करे, 2022 में प्रावधान बना दे और कानून लागू कर दे कि इस क्राइम पर भी ये सजा मिलेगी। तो ध्यान रखना, अब इस डेट के आधार पर, और आपने इस डेट में क्राइम किया है तो 2022 में आपको सजा नहीं मिलेगी कि नया कानून बना है अब सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपने जब क्राइम किया था उस दौरान यदि वो कानून नहीं था तो आप पर सजा का कोई भी विकल्प नहीं, आप बरी हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी भी तरीके से क्राइम करते हो तो संविधान में स्पष्ट तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन है, यानी कि पिछली डेट से यदि आपने अपराध किया है और कोई नई डेट में यदि कोई कानून बना है तो आप पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसको याद रखना है बस। ठीक है, कोई पहले की कानून की सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि जो पहले आपने अपराध किया है, ठीक है, इस समय कानून में कोई प्रावधान नहीं है और आगे चलकर वो कानून बन जाए और आपने अपराध, अब है कि आप गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन जब कानून का प्रोसेस चलेगा तो आपको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन जो नया कानून बनेगा उसके माध्यम से आप पर सजा नहीं होगी।
दोहरी क्षति नहीं, यानी एक कानून को दो बार सजा, एक कानून की दो बार सजा नहीं, यानी कि अगर व्यक्ति एक अपराध करे या फिर 10 अपराध करे, उसको सजा एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं तुमने एक अपराध किया है तुम्हें एक बार सजा, दोबारा सजा नहीं, चाहे हत्या 1 करो चाहे 10 करो, सजा एक ही बार मिलेगी। इसका मतलब ये है। स्व अभिशंसन नहीं, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने गुनाह अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको जो सबूत देने के लिए उसके लिए बाध्य नहीं। यानी कि अगर तुमने कोई अपराध किया और पुलिस तुमसे कहे कि भाई तू अपना गुनाह कबूल कर स्वयं, तो आप पर ध्यान रखना कुछ आपके लिए सुविधाएं दी जाएंगी, आप पर इस तरीका से कोई भी प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। ध्यान रखना आर्टिकल 20 में आपसे बस सिंपल यही पूछा जाएगा कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार किस आर्टिकल में, आर्टिकल 20, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, बस इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उससे पहले मैं आपको आर्टिकल 20 का थोड़ा अप्लाइड सेक्शन दिखा दूं, कैसे अप्लाइड क्वेश्चन कैसे, हाँ मैं आपको हर क्वेश्चन में हर आर्टिकल में कोशिश ये करता हूं कि अप्लाइड तरीके से आपको बताऊं। अब देखो आर्टिकल 20 से अप्लाइड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अप्लाइड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो वो एक कोई सिचुएशन देगा, सिचुएशन ऐसे देगा जैसे ए व्यक्ति ने कई अपराध कर दिए हैं, यानी कई अपराध कर दिए हैं, तो उसको जो सजा का प्रावधान होगा वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, हाँ आर्टिकल 20, या फिर इस तरीके से आएगा, यदि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को यदि कोई अपराध कर दिया है उसने, तो उसके लिए क्या अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बात किया जाएगा, इस तरीका से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसकी शब्दावली से क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। तो हम थोड़ी शब्दावली पर बात कर लेते हैं इसकी यदि हम शब्दावली पर बात करें तो ये शब्दावली देखो किताबों में इसकी शब्दावली के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसको चाहो तो आप बुक में नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब सिंपल ये है, यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई नागरिक है और उस नागरिक को, यानी कि सपोज करो आप कोई नागरिक, ये है कोई एक नागरिक, ठीक है, इसने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, अपराध कर दिया। अब अपराध करने के बाद दंड का प्रावधान तो होगा ही, दंड का प्रावधान जरूर होगा, तो इस दंड के प्रावधान के अलावा, इस दंड के प्रावधान के अलावा उसे हम मृत्यु दंड नहीं दे सकते, ध्यान रखना, मृत्यु दंड नहीं दे सकते। अब एक बात निकलती है, अब आपने देखा होगा, जो कई बार आप देखते होंगे कि जो एक भीड़ है, भीड़ द्वारा लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, ठीक है, भीड़ द्वारा लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। मूव ब्लीचिंग की जो घटनाएं आप देखते होंगे, झारखंड में एक व्यक्ति गौ मांस लेकर के जा रहा था, ठीक है, तो उस व्यक्ति को पीट पीट कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। अब कानून इस बात की मान्यता ना तो नहीं देता है, क्योंकि ये प्रोसेस के अंतर्गत ही नहीं है। तो इस केस को देखते हुए उसके आर्टिकल 21 का हनन हुआ है, उस व्यक्ति की जो हत्या हुई है उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 का हनन हुआ है। कैसे, क्योंकि ये तो किसी भी कानून के प्रावधान में शामिल नहीं था कि उसको पीट कर हत्या कर दो, उसके साथ एक प्रोसेस होता है। अगर मानिए उसने कोई गलत क्राइम किया है तो एक प्रोसेस, कोर्ट उसे सजा देती, चाहे मृत्युदंड देती या आजीवन कारावास देती, लेकिन एक प्रोसेस के तहत जाता। ऐसा तो है नहीं, किसी व्यक्ति को अधिकार तो ये नहीं कि आपको ये लगा कि हाँ व्यक्ति ने गलत किया, उसे पीट के मार दो, भाई ये कौन सी बात अच्छी हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उसी घटनाओं के बारे में ये बात करता है आर्टिकल 21। यानी आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जो प्राण है वह बिना दंड की प्रक्रिया के अलावा कोई उसे नहीं मार सकता, इस बात की बात करता है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, एक बार इसे और समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बात करते हैं हम। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो दंड का जो प्रोसेस है उसी के अनुसार उसे दंड मिलेगा। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए प्राण नहीं ले सकते, आप उस व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। जैसे भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 का हनन होगा। एक गोपालन मामला आया था, ये आपको इस पर स्टार लगा लेना। गोपालन मामला 1950 में इसमें बोला था कि केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही संरक्षण मिलेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि आपने मनमाने तरीके से कोशिश की है तभी संरक्षण मिलेगा, अन्यथा नहीं। फिर मेनका गांधी मामला आया था 1978 में। इसने बोला केवल कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध भी प्राप्त है। यानी कि अगर राज्य सरकार ने कोई कानून ऐसा बना दिया है जिसके तहत क्या हो कि उस व्यक्ति की जो प्राण से संबंधित जो प्राण है उसका अगर हनन होगा, ठीक है, तो भी आर्टिकल 21 के तहत उस व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा। प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार इसी में आते हैं सारे। जो प्राइवेसी का अधिकार आता है वो इसी के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष तक की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में ही आता है। 21 का में दिया गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जिन बच्चों की 14 वर्ष तक की मतलब जो जिनकी 14 वर्ष से कम की आयु है उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है निःशुल्क। ध्यान रखना, 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को जो अधिकार दिया है वो मौलिक अधिकार है। फिर है पर्यावरण की सुरक्षा करो एवं स्वच्छ रखो, ये भी आर्टिकल 21 के तहत है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया गया था इसी के लिए, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था इसी के तहत बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 से मौलिक अधिकार 1993 में जुड़ा। ये डीपीएसपी में 45 अनुच्छेद में दिया गया है। डीपीएसपी जो हम पढ़ते हैं तो जब उसके बाद जब मूल कर्तव्य पढ़ते हैं हम 51 का, उसमें भी ये शिक्षा के बारे में प्रावधान दिया गया है। जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। अब देखो थोड़ा और दो एक पॉइंट है आर्टिकल 21 में। कौन कौन से पॉइंट है? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार, आश्रय का अधिकार, विद्युत का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। ये सब प्रावधान इसमें दिए गए हैं, लेकिन इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपसे सिंपल इतना पूछा जाएगा, पूछ लेगा तो ज्यादातर आपसे 2 केस पूछ लेगा। ये केस कौन कौन से थे? मेनका गांधी मामला पूछ लेगा आपसे और गोपालन मामला पूछ लेगा कि ये मामले 2 किससे जुड़े हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 ये कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित संरक्षण का अधिकार। यानी कि यदि पुलिस या फिर कोई और जो दंड देने का जो डिपार्टमेंट है यदि आपको पकड़ने आता है तो उससे पहले आपको वो व्यक्ति ये बताएगा कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि मनमाने तरीके से कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। यानी कि आपको पहले वो दिखाएगा कि हम आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, और यदि वो ये नहीं दिखाता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हो। यदि सपोज करो पुलिस आपको पकड़ने आती है और वो आपको यह नहीं बताती है कि हम आपको क्यों पकड़ रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 22 क्या है? मौलिक अधिकार है। इसमें क्या बोला गया है? अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 22 में यह बताया गया है कि गिरफ्तारी से पहले क्या क्या सुरक्षा है, यानी गिरफ्तार करने से पहले क्या क्या सुरक्षा उसको दी जाएगी उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विदेशी और निवारक हिरासत वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। विदेशी अगर कोई व्यक्ति है यदि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसको बताना अनिवार्य नहीं है। निवारक हिरासत का मतलब क्या है कि यदि सरकार को लगे कि ये व्यक्ति कोई मतलब आतंकी संगठन में संलिप्त है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं डायरेक्टली। गिरफ्तार होने के आधार पर सूचना का अधिकार है, मतलब गिरफ्तार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो उसे सूचना देना अनिवार्य है। उसके बाद उसे वकील से बात करने का अधिकार है, यानी कि वो व्यक्ति वकील से बात कर सकता है। ऐसा नहीं है तुमने गिरफ्तार कर लिया कि नहीं तुम वकील से बात नहीं करोगे, वो व्यक्ति वकील से बात कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है? दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे में पेश होने का अधिकार है। यानी कि
सपोज करो आपको इस समय गिरफ्तार किया गया है, तो इस समय से लेकर के 24 घंटे के भीतर जो दंड देने वाला अधिकारी होगा उसके सामने पेश होने का अधिकार है आपका, ठीक है। लेकिन उसमें यात्रा के समय को मिलाकर, यानी कि अगर आने जाने में 2 घंटे का समय लगता है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। यानी कि सपोज करो आपको 12 बजे गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तो 12 से 12 घंटे, ठीक है। रात के 12, अगर आपको दिन के 12 बजे गिरफ्तार किया गया है तो रात के 12 तक 12 घंटे हो गए, फिर दोपहर तक 12 घंटे, यानी कि कल 12 बजे तक आपको दंडाधिकारी के सामने पेश होना अनिवार्य है। लेकिन जो आने जाने का समय होगा वो भी इसी में काउंट किया जाएगा, 24 घंटे में ही काउंट किया जाएगा। अगर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत ना हो तो 24 घंटे में रिहा होने का अधिकार है। ध्यान रखना, यदि पुलिस ने आपको दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे के अंदर यदि पेश नहीं किया है तो आपको रिहा होने का अधिकार है। ध्यान रखना, यह आपका मौलिक अधिकार है। पुलिस आपको छोड़ देगी 24 घंटे के बाद। वहां इंप्लीमेंट नहीं जहां कोर्ट ने गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए हों। ध्यान रखना, यदि कोर्ट ने स्पेशल तरीके से ऑर्डर दिया है किसी व्यक्ति को, नहीं कि इस व्यक्ति को तुम पकड़ कर लाओ, ठीक है, आपने उसे हिरासत में ले लिया, हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे बीत गए, आपने दंडाधिकारी के सामने पेश नहीं किया, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ केस करे, ठीक है, उसके लिए अधिकार खत्म हो जाते हैं। उसके बाद है अपना, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं आर्टिकल 23 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 के बारे में थोड़ा मैं समझाऊंगा, इसे समझाऊंगा किस सेंस में। जैसे कि आर्टिकल 23 और 24 शोषण से संबंधित अधिकार के बारे में है, शोषण से संबंधित अधिकार के बारे में। यानी कि 23 ये कहता है कि जो मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर, बलात् श्रम, महिलाओं को बेचना, ठीक है, उनकी तस्करी करना, तो इन सब पर आर्टिकल 23 रोक लगाता है। यानी कि किसी महिला को बेचा जाता है, ठीक है, किसी मजदूर पर मजदूरी करवाई जाती है लेकिन उसे पैसा नहीं दिया जाता, उसे बेकार कराई जाती है, उसे बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति के यदि गरिमा प्रतिष्ठा का यदि हनन होता है, उसके जीवन का हनन होता है, तो आर्टिकल 23 वहां आगे खड़ा होता है और उन व्यक्तियों की रक्षा करता है। कैसे? ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 के बारे में थोड़ा समझ लो। आर्टिकल 23 और 24 में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो बच्चों से संबंधित आर्टिकल है वो 24 है, और जो मनुष्य और जो बेगार, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम, उनसे संबंधित आर्टिकल है वो 23 आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें शब्दावली के बारे में मैं बात करूंगा। आर्टिकल 23 कैसे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है, यह विदेशी नागरिकों के लिए भी है। बलात् श्रम का मतलब क्या है? जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती काम करवाना। इसमें मानव के साथ दुर्व्यापार या बच्चों द्वारा श्रम बेगार भी शामिल है। व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अब सपोज करो आप पर कोई बंधुआ मजदूरी करवाएगा तो व्यक्ति ही तो करवाएगा, तो ये उसके खिलाफ होता है। मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है? पुरुष एवं महिलाएं बच्चों के वस्तु के समान खरीद बिक्री, यानी कि बच्चों को बेचते हो, महिला को बेचते हो, पुरुष को बेचते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। महिलाओं बच्चों के साथ यदि अनैतिक व्यवहार करते हो, अनैतिक व्यवहार का मतलब क्या है? ऐसा व्यवहार जो एक अच्छी समाज के लिए उपयोगी या अच्छी समाज का सूचक नहीं होता है, गाली बकना और उनके अलग अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार करना। देवदासी, दास, देवदासी आप देखते होंगे पहले मंदिरों में लड़कियों को रखा जाता था देवदासी के रूप में, मतलब बच्ची छोटी थी, उसको मंदिर की संपत्ति से पाला पलोसा जाता था और वो जीवन भर देवदासी बनकर रहती थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनको समाप्त कर दिया गया है। अब दास भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। अब बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, इस पर स्टार लगा लेना, इस पर स्टार लगाना है आपको। तो जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम आया था 1976 में आया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि अगर राज्य सैन्य सेवा ले सकता है नागरिकों से, चाहे वेतन दे या ना दे, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि SC ST से सेवा ले, बाकियों से नहीं। यानी कि यदि राज्य ने कोई तुमसे सेवा ली और राज्य उसके बदले आपको भुगतान दे या ना दे, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब
इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 24। ठीक है, तो मैं जितना बता रहा हूं आपको उतना ही आप याद कर लेना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, 24 क्या कहता है, 14 साल से कम आयु के बच्चों को पटाखे की फैक्ट्री, रेलवे वगैरह में काम ना करवाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जिन बच्चों का आयु 14 वर्ष से कम है उन बच्चों को खतरनाक जगह पर काम ना करवाएं, जैसे कि पटाखे बनाने वाली कंपनियां, फैक्ट्रियां जो होती हैं, रेलवे। यहां पर 14 वर्ष से आयु का बच्चा होगा, यदि वो काम करेगा उसके पास इतनी समझदारी नहीं होती है कि वो सिचुएशन में आके अपने जीवन को बचा सके, क्योंकि यहाँ खतरा ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर बच्चों को रोक लगाई गई है। जो बच्चों को, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी 1996 में, जो बच्चों को काम दे रहा है प्रति बालक 20,000 रुपए उसे जुर्माना देना पड़ेगा। ये 2005 का जो अधिनियम आया था, बाल संरक्षण अधिनियम आयोग, उसने ये बात बोली थी। राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग का गठन किया गया, बच्चों के लिए कोर्ट बनाए गए। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकानों या चाय की दुकानों आदि पर नियोजन पर रोक लगाई गई। यानी कि 2006 में सरकार ने कहा कि जो बच्चे होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर जो काम करते हैं, ठीक है, उन पर रोक लगाई गई। बताऊंगा ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, भी रुको एक मिनट। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो कहीं पर काम नहीं कर सकते। अब ये श्रम संबंधित जो बाल श्रम संशोधन 2016 में आया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 14 से लेकर 18 वर्ष उम्र की गई, 2 वर्ष से कैद, 2 वर्ष की कैद होगी और 5,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, ये सब बात है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये थोड़ा डिटेल में है, डेप्थ में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला। क्वेश्चन आपसे, अब देखो ये आर्टिकल क्यों बनाए गए, ध्यान रखना, जो बच्चे होते हैं वो किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं। यदि अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो समाज में अराजकता, सांप्रदायिकता और जो भेदभाव मूलक जो समस्या होती है उनका ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, और यदि बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो इससे पता है ऐसी स्थिति पैदा होगी समाज में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को, इसीलिए जो आर्टिकल बनाए गए, आर्टिकल 24 इसलिए बनाया गया है ताकि जो बच्चा है वो समाज में अपनी जिम्मेदारी समझे, और जो बढ़ते हुए क्राइम है वो ऑटोमेटिक रुक जाते हैं। क्योंकि यदि बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो इन सब बातों से डरता है और वो नैतिक कार्यों की ओर बढ़ता है, ना कि अनैतिक कार्यों के ऊपर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने आर्टिकल समझ लिए होंगे, और जो अगले आर्टिकल बचे, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, आर्टिकल 32 अगले दिन करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।